नमस्कार, एसआरबी न्यूज के खास प्रोग्राम बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहीन परवीन। आज बड़ी खबरों में होगी उन बड़ी खबरों पर नजर जिन खबरों से है आपका सरोकार। तो आइए शुरू करते हैं बड़ी खबरें। हरियाणा के अंबाला में गुरुवार की सुबह कालका चौक गोलियों की आवाज से गूंज उठा। इस घटना से सड़क पर अफरा तफरी मच गई और लोग अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगे। गोलियां चलाने वाले एक के बाद एक फायर किए जा रहे थे। इस दौरान ताबड़तोड़ 20 से ज्यादा राउंड गोलियां चलाई गईं। दिन दहाड़े शहर के बीचों बीच बदमाशों ने एक नहीं दो नहीं बल्कि करीब 2 दर्जन राउंड फायरिंग की। इस गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि एक शख्स के घायल हो जाने की खबर है। आपको बता दें कि इस सनसनीखेज वारदात को गैंगवार से जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। छानबीन के दौरान मौकाई वारदात पर एक कार बरामद हुई है। आपको बता दें कि गोलियां इसी कार पर चलाई गई थी। कार में कई जगह गोलियों के निशान हैं। कई जगह गोली कार को चीरकर अंदर चली गई। कार पर चारों तरफ से गोलियां चलाई गई हैं। पुलिस के मुताबिक ये वारदात गैंगवार से जुड़ी हो सकती है। इस गोलीबारी की वारदात में मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। गोलीबारी की वारदात को अंजाम देकर बदमाश मौके से फरार हो गए। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां से गोलियों के खोखे बरामद हुए। जिस तरह से दिन दहाड़े ये फायरिंग हुई है, पुलिस इसे गैंगवार मान रही है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। जानकारी के मुताबिक अंबाला में 12 साल बाद फिर से गैंगवार ने दस्तक दी है। ऐसा माना जा रहा है कि ये गोलीबारी गैंगस्टर भूपी राणा और बिश्नोई ग्रुप के शूटर्स के बीच हुई है। हालांकि अभी मारे गए लोगों के बारे में पुलिस जानकारी जुटा रही है। देश में कोरोना की थम रही लहर अचानक से बढ़ती नजर आ रही है। 5 महीने के बाद पूरे देश में एक दिन में 50,000 से अधिक केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इन सब में सबसे बुरी हालत महाराष्ट्र की है। यही कारण है कि नागपुर में बढ़ते मामलों के बीच अस्पताल में बेड की कमी हो गई है। नागपुर जीएमसी के मेडिकल अधिकारी के मुताबिक अस्पताल में करीब 600 बेड्स हैं, लेकिन उनमें से 90 बेड्स बेसमेंट में हैं। इन बेड्स को ड्रेनेज की दिक्कत के कारण बंद किया गया है। अभी तक हम हाईकोर्ट की इजाजत का इंतजार कर रहे थे, जिसके बाद अब जाकर बीते दिन हमें बेड्स मिल पाए हैं। आपको बता दें कि नागपुर देश के उन 10 जिलों में शामिल है जहां मौजूदा वक्त में सबसे अधिक एक्टिव केसेस हैं। बीते दिन भी यही जिले में करीब 3300 नए केस दर्ज किए गए, जो अब तक का सबसे अधिक आंकड़ा है। बात करें अगर मौजूदा वक्त की तो इस वक्त नागपुर में 34,000 से अधिक एक्टिव केसेस हैं। गौरतलब है कि नागपुर में कोरोना संकट के कारण ही 31 मार्च तक लॉकडाउन लगाया गया है और सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि बीड, नांदेड़ में भी संपूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी हुआ है। इनके अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसी पाबंदियां भी लगाई गई हैं। वहीं दूसरी ओर कोरोना के बढ़ते संकट के बीच अब कर्नाटक सरकार ने भी बेंगलुरु में आने वाले लोगों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दी है। इसके साथ ही जो कोरोना से पीड़ित होंगे उन पर पिछले साल की तरह ही इस साल भी हाथ पर मुहर लगाई जाएगी। श्रीनगर के लावापुरा इलाके में सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर आतंकी हमला हुआ। इस हमले में सीआरपीएफ पार्टी के 2 जवान शहीद हो गए। घायल जवानों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल लावापुरा इलाके में गुरुवार दोपहर को आतंकियों ने सीआरपीएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला कर दिया। यह हमला सीआरपीएफ की 73वीं बटालियन पर किया गया है। कश्मीर के आईजी विजय कुमार ने बताया कि इस हमले में सीआरपीएफ के 2 जवान शहीद हो गए हैं और 2 जवान घायल हुए हैं। फिलहाल अस्पताल में घायलों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि पहले से घात लगाए बैठे आतंकियों ने श्रीनगर के लावापुरा इलाके में सुरक्षा बलों की गाड़ी पर हमला कर दिया। इस हमले के बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया। फिलहाल अभी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आतंकियों की तलाश के लिए भारी मात्रा में सुरक्षा बल के जवान मुस्तैद हैं। घटना के बाद इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। गौरतलब है कि भारतीय सेना घाटी में लगातार आतंकियों की सफाई का काम कर रही है। ऐसे में आतंकी पूरी तरह से बौखलाए हैं। इसी बौखलाहट में आतंकियों ने एक बार फिर सेना पर छिपकर वार किया। श्रीनगर में आतंकियों ने सीआरपीएफ दस्ते पर हमला किया। ऐसा माना जा रहा है कि इस हमले के पीछे लश्कर-ए-तैयबा का हाथ है।
दिल्ली के एक कारोबारी ने मछली में थैलियम मिलाकर अपनी सास और उसके घर वालों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद सास की मौत हो गई और पत्नी को कोमा में चली गई। दरअसल इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन के बारे में इंटरनेट पर पढ़कर एक शख्स ने अपने सास, ससुर, पत्नी और साली को मारने की खतरनाक साजिश की थी। जानकारी के मुताबिक सद्दाम हुसैन थैलियम नाम का एक जहरीला पदार्थ अपने दुश्मनों के लिए इस्तेमाल किया करता था। इसी आइडिया का इस्तेमाल कर दिल्ली के कारोबारी वरुण ने अपनी पत्नी के परिवार को खत्म करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। आपको बता दें कि होम्योपैथी दवाओं के निर्माता देवेंद्र मोहन शर्मा ने पुलिस को बताया है कि वो इंद्रपुरी में रहते हैं और उनकी फैक्ट्री भी दिल्ली में है। थैलियम के चलते उनकी बेटी प्रियंका शर्मा और उनकी पत्नी अनीता शर्मा की मौत हो चुकी है। वहीं उनकी बड़ी बेटी दिव्या गंगाराम अस्पताल में जिंदगी और मौत में जूझ रही है। मोहन शर्मा ने बताया कि साल 2009 में दिव्या और वरुण की शादी हुई थी। उनका दामाद गुस्सैल स्वभाव का था और शादी के कुछ महीनों बाद से ही दिव्या के साथ गाली गलौज और बुरा व्यवहार करने लगा था। हालांकि वो इसके बावजूद भी अपनी बेटी का घर बसाने के लिए लगातार प्रयास करते रहते थे। दिव्या ने IVF तकनीक के सहारे जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। गौरतलब है कि वो इसके बाद भी प्रेग्नेंट हो गई थी। दिव्या की फैमिली इस बच्चे को चाहती थी, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा था कि इससे दिव्या की जान को खतरा हो सकता है, जिसकी वजह से मोहन शर्मा यानी कि दिव्या के पिता ने पुलिस को बताया कि डॉक्टर्स की बात मानते हुए दिव्या ने अबॉर्शन करा लिया था। इसके बाद से ही वरुण और उसका परिवार दिव्या को काफी प्रताड़ित करने लगा था। आपको बता दें कि 31 जनवरी को दिव्या अपने पेरेंट्स के घर इंद्रपुरी आई थी। वरुण ने दिव्या को फोन किया कि वो दिव्या की पूरी फैमिली के लिए फिश बनाकर ला रहा है। दिव्या के मना करने के बावजूद भी वरुण दोपहर में फिश लेकर घर पहुंच गया। मोहन शर्मा ने आगे कहा कि वरुण ने दिव्या मेरी पत्नी और मुझे वो फिश जबरदस्ती खिलाई। मेरी छोटी बेटी प्रियंका घर पर नहीं थी तो उसने शाम को उसके घर लौटने पर उसे फिश खिलाया। इसके बाद 1 फरवरी को प्रियंका की तबीयत खराब होने लगी थी और अस्पताल में एडमिट कराने के बावजूद 15 फरवरी तक उसकी मौत हो गई। इसके अलावा मेरी पत्नी की सेहत भी लगातार बिगड़ रही थी। मोहन शर्मा ने कहा कि मेरी बड़ी बेटी के भी 15 फरवरी के बाल झड़ने लगे शुरू हो गए थे। वरुण ने 2 दिनों बाद मेरी बेटी के बालों को भी काट दिया था। उसकी हालत लगातार बिगड़ रही थी और वो गंगाराम अस्पताल के ICU में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। मेडिकल जांच के बाद मेरी पत्नी और बेटी दिव्या के ब्लड टेस्ट में थैलियम पाया गया था। इलाज के दौरान मेरी पत्नी की भी 21 मार्च को मौत हो गई। फिलहाल आज की बड़ी खबरों में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।